I'm going to start with a new chapter. We are starting with chapter 5 of ManQ, which is on inflation, causes, effects and social cause. ये चैप्टर का टाइटल है फ्रॉम मैनक्यू चैप्टर नंबर 5। इस यूनिट में हम इसका सिर्फ सेक्शन 5.1 करेंगे, विच इज यूनिट 2, जो यूनिट हम अभी पढ़ रहे हैं जो मनी के ऊपर है। ये चैप्टर का बाकी का जो पार्ट है वो हम अगली यूनिट में कवर करेंगे जो इन्फ्लेशन पे है। तो इसके जो बाकी के सेक्शंस हैं 5.2 से लेके 5.7 तक, वो हम नेक्स्ट यूनिट में कवर करेंगे। वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। हम अपने पिछले डिस्कशन में मनी के बारे में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज मनी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, मनी डिमांड क्या होती है, मनी सप्लाई क्या होती है, इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमिन होते हैं, मनी मार्केट क्या होता है, बॉन्ड मार्केट क्या होता है, उन दोनों का आपस का रिलेशनशिप क्या होता है, हाउ डज द इक्विलिब्रियम गेट्स चेंज्ड व्हेन वी इंक्लूड चेकेबल डिपॉजिट्स इन द डेफिनेशन ऑफ मनी, सेंट्रल बैंक की मनी क्या होती है, सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट किस तरीके से दिखती है, कमर्शियल बैंक्स की बैलेंस शीट किस तरीके से दिखती है। सो वी हैव डिस्कस्ड quite a bit about money in our previous chapters. This chapter we will be talking about quantity theory of money, जो कि मनी मार्केट में या मनी अगर एक टॉपिक आप मान के चलो तो उस टॉपिक में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स अगर आपको पता हो क्या होती है, तो ये जो रिजल्ट है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स से आया है और ये बेसिकली मनी और इन्फ्लेशन के बीच का रिलेशनशिप बताता है। जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज टेलिंग अस द रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड इन्फ्लेशन। नाउ इन्फ्लेशन वी नो इज अ कॉन्सेप्ट which is quite important for any economy. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब है जब जनरल प्राइस लेवल राइज होता है, जब प्राइस लेवल गुड्स और सर्विसेज का इंक्रीज होता है, तो हम बोलते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है क्या। और हम बोल रहे हैं कि ये जो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में हम एक्सपीरियंस करते हैं, इसका कुछ रोल मनी के साथ रिलेटेड है। तो मनी एज अ कॉन्सेप्ट अफेक्ट्स इन्फ्लेशन, और वो किस तरीके से अफेक्ट करता है, क्या एग्जैक्ट इनके बीच का रिलेशनशिप है, वो हम इस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिफोर वी अंडरस्टैंड द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट सम इक्वेशंस व्हिच आर कॉल्ड एज ट्रांजैक्शंस एंड द क्वांटिटी इक्वेशन। सो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि व्हाट इज इट दैट अलाउज, और यू नो ऐसी क्या चीज है जो लोगों को मनी होल्ड करने के लिए मजबूर करती है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स पीपल टू होल्ड मनी। ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, वेयर वी हैव लुक्ड एट द टू फैक्टर्स ऑफ मनी डिमांड, व्हिच इज इनकम एज वेल एज द इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सेम ही कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, मतलब सेम ही चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो इक्वेशन है वो स्लाइटली डिफरेंट है। सो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वांटिटी इक्वेशन, और हम ये बोल रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी इक्वेशन है ये कुछ इस तरीके से दिखती है। मनी इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू प्राइस इनटू ट्रांजैक्शन। इस इक्वेशन को समझने से पहले हमें ये पता है कि मनी लोग इसलिए होल्ड करते हैं जिससे कि वो अपनी ट्रांजैक्शंस कर पाए, राइट। इफ यू रिमेंबर द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ मनी, वी हैड सेड दैट मनी इज समथिंग दैट अलाउज यू टू make any transaction, or it is something that can be easily liquidated for transactions. तो ये हमें पता है कि मनी का पर्पस होता है ट्रांजैक्शंस को करने का। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी इक्वेशन है, ये बेसिकली आपको एक रिलेशनशिप बता रहा है मनी और ट्रांजैक्शन के बीच का, और हम बोल रहे हैं कि ये क्वांटिटी इक्वेशन इस तरीके से दिखती है, वेयर मनी इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू द प्राइस इनटू ट्रांजैक्शन। व्हाट इज वेलोसिटी? वी विल जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ईच ऑफ दीज वेरिएबल्स मीन। इसको हम एब्रीविएटेड फॉर्म में इस तरीके से भी लिखते हैं इस इक्वेशन को, mv इज इक्वल टू pt। और ट्रांजैक्शन यहाँ पे है नंबर ऑफ टाइम्स गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी। हम बोल रहे हैं कि
मनी का पर्पस क्या होता है, मनी डिमांड का पर्पस क्या होता है, ट्रांजैक्शंस करना। ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि जब आपको कोई डे टू डे ट्रांजैक्शन करनी है, कोई गुड खरीदना है, कोई सर्विस चाहिए, तो आपको मनी की जरूरत पड़ती है। ये जो क्वांटिटी इक्वेशन है, ये मनी और ट्रांजैक्शन के बीच का रिलेशनशिप हमको एक्सप्लेन कर रही है। और हमने बोला ये क्वांटिटी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखती है, वेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव मनी and velocity, and I'll explain what these terms mean. On the right hand side we have prices and transaction. ट्रांजैक्शन का मतलब है कि कितनी बारी इकोनॉमी में कोई गुड या सर्विस एक्सचेंज हुआ है। तो अगर मैं बोलूं कि इकोनॉमी में 60 यूनिट्स ऑफ कार प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, और ये कार अगर 60 यूनिट्स ऑफ कार प्रोड्यूस हुई है और ये एक साल में सारी कार्स सेल आउट होंगी, देन आई कैन से दैट T is equal to 60. How? Because that is the number of times a typical good or service is exchanged in a given year. ठीक है, तो ट्रांजैक्शन हो गई, कितनी ट्रांजैक्शन होंगी अगर ये 60 यूनिट्स ऑफ कार को सेल करेंगे, 60 ट्रांजैक्शन होंगी, हर कार एक इंडिविजुअल को दी जाएगी, तो ये टोटल कितनी ट्रांजैक्शन हो गई, टोटल कितने एक्सचेंज हो गए, 60. So transaction tells you the number of times a good or a service is exchanged. In other words, it tells you the quantity कि कितनी बारी transaction हो रही है. This is on the other hand is telling you the general price level. So ये जो transaction है, suppose एक कार किसी एक individual को sell out करी, ये जो transaction है इसका typical price क्या है, इसका price क्या है, वो ये P से represent हो रहा है. Now if I multiply the price with T, then what would it tell me? It would tell me कि जब ये कार किसी एक इंडिविजुअल ने खरीदी तो ये इंडिविजुअल ने इस कार के रिटर्न में कुछ मनी दिया, सिमिलरली सेकंड इंडिविजुअल ने भी मनी दिया, थर्ड इंडिविजुअल ने भी मनी दिया. So if I multiply the prices with the total number of transactions, then what will I get? I will get the amount of money that is being exchanged in a given year. Number of dollars, number of rupees exchanged in a given year. So if suppose T is the transaction and T let's say is 10, hypothetically मैं numbers ले रही हूँ, numbers का कोई sense नहीं है, ठीक है. So I'm saying price of a typical transaction is 10. On the right side, on the left side, what do I have? M and V. Let's also understand what do these M and V depict. M refer करता है quantity of money. M is the quantity of money in the economy. Total कितनी money इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है, और ये मनी बेसिकली अमाउंट ऑफ करेंसी है, अमाउंट ऑफ डॉलर्स या अमाउंट ऑफ रुपीस जो इकोनॉमी में फ्लोट कर रहे हैं, कितनी मनी है टोटल इकोनॉमी में, ये एन से डिपिक्ट हो रहा है. वेलोसिटी और मोर स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शंस वेलोसिटी ऑफ मनी, इसका मतलब है कि हाउ मेनी टाइम्स मनी सर्क्यूलेट्स इन एन इकोनॉमी और हाउ मेनी टाइम्स a typical dollar is exchanged in a given period of time. Number of times a unit of money exchanged in an economy. इसका क्या मतलब है कि अगर मैं मान के चलूं कि ये एक यूनिट है मनी की, ठीक है, अ डॉलर नोट और अ रुपी नोट, ठीक है. सो इफ आई टेक दिस एज अ यूनिट ऑफ मनी, वेलोसिटी और V हमको बताता है कि इस यूनिट को हम कितनी बारी एक्सचेंज करेंगे एक इकोनॉमी, एक यूनिट ऑफ मनी को कितनी बारी एक्सचेंज किया जाएगा, ये वेलोसिटी डिपिक्ट करता है. ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब है कि एक यूनिट ऑफ मनी कितनी बारी एक्सचेंज किया जाता है. तो सपोज मैं बोलूं कि एक इकोनॉमी है जिसमें 5 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, दिस इज एन एंटायर इकोनॉमी एंड आई एम सेइंग दैट say that the total amount of money in the economy is $20 and each of them have $4. वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी का मतलब है कि ये $1 कितनी बारी एक्सचेंज हो रहा है. सपोज करो कि इस पर्सन के पास ही इज अ सेलर of a certain thing and he is a buyer. Now this person goes to this seller and takes a certain commodity worth $1. ठीक है, तो यहां से फ्रॉम द $4 $1 इज गिवन टू दिस पर्सन. इसको हम 1 एक्सचेंज काउंट करेंगे. दिस इज नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सचेंज हैज अकर्ड, इसको हम 1 एक्सचेंज काउंट करेंगे
क्योंकि यहाँ पे $1 एक बारी एक्सचेंज हुआ है। देन इमेजिन कि ये जो सेलर है ये किसी और इंडिविजुअल के पास जाता है, लेट्स से ही इज आल्सो अ सेलर एंड ही इज अ सेलर ऑफ समथिंग एल्स, मे बी सेलर ऑफ, maybe this one is, he has a general merchant store, yeah, and he is a seller of cars. So now this person wants to go to this seller and purchase a car. Let's say the car is also worth $1. ठीक है, तो ये जो $1 का नोट है जो यहाँ पे इस इंडिविजुअल ने इस इंडिविजुअल को दिया, इसको हम कर रहे हैं कि एक बारी ये डॉलर एक्सचेंज हो गया। दूसरी बारी ये डॉलर कब एक्सचेंज होगा? जब ये इंडिविजुअल यहाँ पे जाएगा और कार खरीदेगा। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि $1 कितनी बारी इकोनॉमी में फ्लोट हो रहा है, कितनी बारी इकोनॉमी में एक्सचेंज हो रहा है, इसको हम मनी की वेलोसिटी बोलते हैं, और मोर स्पेसिफिकली transactions velocity of money. So now if I multiply, if I look at the equation again, which was m into v is equal to p into t, then इसका क्या मतलब है? अगर मैं मान के चलूं कि 60 यूनिट्स ऑफ ब्रेड एक इकोनॉमी में सेल हो रही है, एक इकोनॉमी है जिसमें 60 यूनिट्स ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और ये ब्रेड अगर 60 यूनिट्स हैं तो ऑब्वियसली इसकी 60 बारी ट्रांजैक्शन होगी, दिस वुड बी सोल्ड टू 60 इंडिविजुअल्स। 1 यूनिट, सेल ऑफ 1 यूनिट इज कंसिडर्ड एज 1 ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो 60 बारी इसकी ट्रांजैक्शन हुई, सो टी की वैल्यू हो गई 60 एंड लेट्स से इसका प्राइस है $0.50, एक ट्रांजैक्शन का प्राइस है 0.50, सो राइट साइड पे तो ये हो गया 60 इंटू 0.50 विच विल बी $30, और ये बेसिकली आपको बता रहा है कि अगर इस इकोनॉमी में 60 यूनिट्स ऑफ ब्रेड को कंप्लीटली सेल आउट करना है तो इकोनॉमी में $30 की जरूरत है, $30 की जरूरत है, तभी ये ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाएगी। अब मान के चलो कि इकोनॉमी में $30 की जगह सिर्फ $10 है, सो आई एम सेइंग दैट m इज इक्वल टू 10। आपको अगर 60 यूनिट सेल आउट करने हैं इकोनॉमी में तो आपको टोटल $30 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितना है? $10। देन वेलोसिटी विल टेल यू दिस नंबर दैट यू गेट हियर व्हिच इज v, it will be what? v will be 3, which tells you that a single unit of dollar will exchange its hand 3 times in a given year, और तभी ये ट्रांजैक्शन, ये 60 यूनिट्स का सेल कंप्लीट हो पाएगा। So if 1 unit of dollar exchanges its hand 3 times a year in this given example, then ये सेल जो है, ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो है, ये कंप्लीट हो पाएगी। और इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी को 3 बोल रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये $10, you will have $10 here, each of this dollar will exchange hands 3 times, पहले एक इंडिविजुअल के पास जाएगा, फिर दूसरे इंडिविजुअल के पास, एंड देन थर्ड इंडिविजुअल। सो देयर विल बी 3 exchanges पर यूनिट ऑफ मनी इन अ गिवन टाइम पीरियड। बोलूं कि इकोनॉमी में $10 की जगह पे $30 हैं, देन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 1, जिसका मतलब है कि सिर्फ मनी को एक बारी हैंड एक्सचेंज करना पड़ेगा, और वो क्या होगा? जब आप ये 60, मतलब आपको $30 रिक्वायर्ड है और $30 ही इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं, तो पर डॉलर जो ट्रांजैक्शन होगी वो कितनी होगी? एक्सचेंज जो होगा वो सिर्फ एक बारी होगा। तो वेलोसिटी आपको बेसिकली ये बताता है कि पूरी इकोनॉमी की ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितने मनी रिक्वायर्ड है, और उसको कंप्लीट करने के लिए एक यूनिट ऑफ मनी को कितनी बारी अपना हैंड चेंज करना पड़ेगा, मतलब वो कितनी बारी एक्सचेंज होएगी। जैसे सपोज मेरे पास ₹10 का नोट है, मैं ये ₹10 का नोट अगर मेरे को सपोज एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करना है थ्रू रिक्शा, देन आई विल गिव दिस ₹10 नोट टू दैट पर्सन, टू द रिक्शा पुलर, then that rickshaw puller might want to purchase, say, a packet of biscuit from a shop. Then that ₹10 that I had with myself will now get transferred to that shopkeeper जिसने रिक्शा पुलर को बिस्किट सेल करे। So you understand कि इस पूरे प्रोसेस में कितनी बारी उस ₹10 ने एक्सचेंज करा है। एक बारी when I gave that ₹10 to the rickshaw puller, that will be counted as one exchange. Then when the rickshaw puller gave that ₹10 to some shopkeeper, that will be counted as the second exchange. Equation or identity says कि
जब आप टोटल मनी को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको T इंटू टी या नॉमिनल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बताता है कि इकोनॉमी में कितने नॉमिनल ट्रांजैक्शन होंगे। ना एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहां पर आती है वो आती है इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने में। जब हम सोचें कि इसको हम किस तरीके से इकोनॉमी के लिए यूज कर सकते हैं, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल जो हमें ट्रांजैक्शंस का आइडिया दे। ठीक है, अब बिकॉज ट्रांजैक्शंस को काउंट करना बहुत मुश्किल है तो हम एक प्रॉक्सी वेरिएबल यहाँ पे यूज करके चल रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं इनकम और आउटपुट। तो बेसिकली जितना आउटपुट इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ज्यादा आउटपुट इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है तो ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी इकोनॉमी में। तो बिकॉज हम ट्रांजैक्शंस को इजीली मेजर नहीं कर सकते, हम यहाँ पे उसका एक प्रॉक्सी वेरिएबल लेके चल रहे हैं जिसको हम इनकम बोल रहे हैं। इनकम और ट्रांजैक्शन में बस एक डिफरेंस जो है, ऑल्दो आप इसको प्रॉक्सी की तरह यूज कर सकते हो लेकिन ये दोनों सेम नहीं होंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि सपोज जो मैंने कार का एग्जांपल लिया था, सपोज एक गिवन ईयर में किसी इंडिविजुअल ने अपनी यूज्ड कार किसी दूसरे इंडिविजुअल को एक्सचेंज करी। सो नाउ दिस इज नॉट अ न्यू कार, दिस इज अ यूज्ड कार। ठीक है, नाउ इफ दिस यूज्ड कार इज बीइंग गिवन टू सम अदर इंडिविजुअल, देन दैट विल बी काउंटेड इन टी बिकॉज इट इज अ ट्रांजैक्शन। आप अपनी एक सेकंड हैंड कार किसी दूसरे इंडिविजुअल को सेल आउट कर रहे हो, सो दिस विल बी काउंटेड इन ट्रांजैक्शन, बट दिस वोंट बी काउंटेड इन जीडीपी और आउटपुट। तो जब हम जीडीपी वैल्यू निकालते हैं किसी पर्टिकुलर ईयर का, और ये आप नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में पढ़ोगे कि जब आप किसी ईयर का जीडीपी निकालते हो तो आप हमेशा उन ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हो जो उस साल प्रोड्यूस हुई है। सेकेंड हैंड कार जरूरी नहीं है कि उसी साल प्रोड्यूस हुई, मे बी दिस कार वॉज प्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस ईयर। तो अगर ये किसी पिछले साल में प्रोड्यूस हुई है तो वो इस साल की जीडीपी के इंक्लूजन में नहीं आएगी। तो हो सकता है कि इन दोनों का एक्चुअल नंबर अलग अलग हो, लेकिन एक मिनिमम एरर करने के लिए, बिकॉज हम ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे इनकम लेके चल रहे हैं। बट ये नहीं है कि इनकम और ट्रांजैक्शन हमेशा इक्वल होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख सकते हैं और इसको हम बोल रहे हैं इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी। अब ये जो v है ये ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी की जगह पे हो जाएगा इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी। बाकी सारी चीजें सेम है, बस आपने t की जगह पे यहाँ पे y लिखा। एंड दिस इज द फाइनल वर्जन ऑफ द क्वांटिटी इक्वेशन ऑफ हेड एंड टॉक अबाउट द मनी डिमांड फंक्शन एंड द क्वांटिटी इक्वेशन, और इसका क्या इंप्लीकेशन होता है इन्फ्लेशन के लिए। सो राइट इन द बिगिनिंग वी सेड दैट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मनी डिमांड एंड इन्फ्लेशन. How does money demand affects inflation? That is the theme of this section. Eventually, when we talk about the relationship between money demand function and quantity equation, हम ये देखेंगे कि कैसे money demand जो है inflation को affect करती है. That NV is equal to PY is the kind of equation we are interested in when we talk about the relationship between money demand and inflation. And हम बोल रहे हैं that थोड़ा सा इसको इस इक्वेशन को चेंज करके हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस टर्म ऑफ m by p इज नथिंग बट रियल मनी बैलेंसेस। सो क्वांटिटी ऑफ मनी को अगर हम गुड्स और सर्विसेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो वो m by p से रिप्रेजेंट हो सकता है। m by p आपको बेसिकली बताएगा कि इस मनी की जो m वैल्यू ऑफ मनी आप होल्ड कर रहे हो उसकी रियल वैल्यू क्या है। सो इफ आई होल्ड से 1000 रुपीज and I divided by say some general price level 20, तो ये जो आंसर मुझको मिलेगा that will tell me कि मैं इस 1000 रुपीज से एक्चुअली में कितनी कमोडिटीज परचेज कर सकती हूँ। So m by p tells you the real value of money, the amount of goods and services that you can purchase with the given amount of money m. इसको अगेन थोड़ा सा और रिफॉर्मुलेट करके हम कुछ इस तरीके से, अगर 1 by v की जगह पे मैं एक कांस्टेंट लिखूं k, then I can write it as this. And this is nothing but a simple money demand function. ये जो हमें यहाँ पे रिलेशनशिप मिली है, this is nothing but a simple money demand function, where the left hand side represents कि what is the amount of money that people would want to hold, and the right hand side reflects the
factors that are affecting the money demand. So it tells you कि amount of money that will be held by people, कितना money लोग hold करेंगे, that will be equal to K times the total output. K is some constant और K basically आपको बताता है कि for every dollar of income or for every rupee of income, K tells you the amount for which people want to hold. मतलब K जो वैल्यू है यहाँ पे वो आपको बताती है कि अगर आपकी इनकम 1 यूनिट से इंक्रीज हो रही है तो उसका कितना प्रोपोर्शन आप मनी डिमांड में डालोगे. नोटिस दैट फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप मैंने यहाँ पे K को रिप्लेस करा था 1/V से. सो आई सेड दैट K इज इक्वल टू 1/V और V is equal to 1/K. So I am saying that velocity of money and the amount that people would want to hold in the form of money demand are inversely related to each other. जिसका मतलब है कि जब K की वैल्यू लार्ज होगी, when K is increasing or when K is large, then velocity of money will be lesser, will be smaller. Velocity of money क्या होता है? The number of times 1 unit of money will exchange hands. कितनी बारी एक यूनिट जो है मनी का, चाहे वो $1 हो, ₹1 हो, जो भी एक यूनिट है मनी का, वो कितनी बारी एक्सचेंज होता है इकोनॉमी में, ये वेलोसिटी से हमें पता लगता है. नाउ व्हेन K इज लार्ज, जिसका मतलब है K का मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दैट इज बीइंग हेल्ड एज मनी डिमांड, दैट इज बीइंग हेल्ड एज मनी. तो अगर K की वैल्यू लार्ज होगी, मतलब पीपल आर होल्डिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ देयर इनकम एज मनी, देन वेलोसिटी विल बी स्मॉलर, विच इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर लोगों के पास ज्यादा मनी है, if they are holding a larger part of their income as money, then each unit of money will exchange itself smaller number of times. Whereas अगर K की वैल्यू स्मॉल होगी, अगर लोग कम अमाउंट अपने पास मनी की फॉर्म में रखेंगे, then velocity will be large. Now if you replace, so we said that it is mv is equal to py. This is the quantity equation. इसको हमने बोला है कि ये क्वांटिटी इक्वेशन है. लेकिन इस इक्वेशन में अगर मैं एक अजम्पशन ऐड कर दूं तो ये इक्वेशन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बन जाती है, जो हमारा टॉपिक था. इस क्वांटिटी इक्वेशन में अगर मैं एक अजम्पशन ऐड कर दूं तो ये मुझे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी देगा. और वो अजम्पशन क्या है? The assumption is that in an economy, velocity of money is assumed to be constant, which is this factor. तो हम ये assume करते हैं कि velocity change नहीं हो रही है, मतलब एक यूनिट ऑफ मनी कितनी बारी हैंड्स एक्सचेंज कर रहा है, कितनी बारी एक्सचेंज हो रहा है इकोनॉमी में, ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, इट इज नॉट गेटिंग चेंज्ड. सो दैट इज द assumption ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिन्होंने ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रिलीज करी थी. दिस इज देयर assumption. प्लीज नोट कि ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की हम बात कर रहे हैं, ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स से ओरिजिनेट होता है, ठीक है. और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये बिलीव करते थे कि वेलोसिटी ऑफ मनी इकोनॉमी में इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है, इट इज मोर और लेस कांस्टेंट. नाउ जस्ट बाय मेकिंग दिस assumption हम इस इक्वेशन से बहुत सारे मीनिंग्स निकाल सकते हैं. मीनिंग क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि when this becomes constant, then we can say that any change on the left hand side will come from money, changes in money. तो अगर इकोनॉमी में मनी चेंज होती है तो लेफ्ट साइड चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है. राइट साइड को अगर आप देखो तो राइट साइड क्या है? दिस इज प्राइस एंड वाई इज द लेवल ऑफ आउटपुट. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि आउटपुट जो होता है लॉन्ग रन में फिक्स्ड होता है. एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, वर्टिकल एग्रीगेट डिमांड होता है. तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये बिलीव करते हैं कि लॉन्ग रन में वाई की वैल्यू भी फिक्स्ड होती है. सो अगर वेलोसिटी भी फिक्स्ड है और वाई भी फिक्स्ड है, देन फ्रॉम दिस इक्वेशन यू गेट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस, which tells you that the money which is being decided by the central bank is directly related to the prices in the economy. The higher the level of money, higher will be the prices, and that is exactly what is called as inflation. When price level increase, जब prices increase होती हैं तो उस notion को हम क्या बोलते हैं? Inflation, and that's exactly what we are witnessing here.
So we are saying that by assuming that the velocity of money is constant and by believing that output in the long run is at a fixed point, money and prices are directly related. इसको अगर आप थोड़ा और expand करो तो हम इस equation को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. Percentage change in money plus percentage change in velocity is equal to percentage change in price plus percentage change in output. Now velocity constant है तो ये percentage change जो है zero हो जाएगा. Similarly अगर output भी fixed है तो ये percentage change in output भी zero हो जाएगा. What are we left with? We are left with कि अगर कुछ percentage change होता है money में, then that's exactly going to equal the percentage change in the prices. And percentage change in prices is nothing but inflation. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि believing we are living in a classical world जहाँ पे output long run में fixed है, then we can expect कि prices कितने होंगे इकोनॉमी में या inflation कितना होगा इकोनॉमी में, ये सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर सकता है by changing the money in the economy. If the central bank wants to increase inflation in the economy, then the central bank can increase the money supply. And if it wants to decrease the inflation in the economy, then it will decrease the money supply. And this result, this conclusion that we have just derived is called as the quantity theory of money. So the quantity theory of money states that the central bank, which controls the money supply, has ultimate control over the inflation. If the central bank keeps the money supply stable, price level will also be stable. If the central bank increases the money supply rapidly, price levels will also rise rapidly. So basically, the crux of this theory is that the entire control over inflation in an economy is on the central bank. The central bank can control the money supply and hence control the prices or inflation in the economy. So this is the last topic that we had to complete from Unit 2 on money.